Hello, dear students. Welcome back to my YouTube channel. I hope that you all are doing fine. In this video lecture, we are going to discuss some important MCQs that were asked in Sashastra Seema Bal SSB ASI Radiographer Recruitment Examination 2024. So guys, without wasting time, let's get right into the video. Today's question number first is, which of the following is an example of radioprotective substance that can mitigate the biological effects of radiation exposure? यानी इन ऑप्शंस में से हमें एक ऐसे एग्जाम्पल को चूज करना है जो कि एक रेडियो प्रोटेक्टिव सबस्टेंस है जो कि बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर को मिटिगेट करता है, रिड्यूस करता है। तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शंस आर विटामिन सी, aspirin, antibiotics, potassium iodide. Clearly, its right answer is option number D, that is potassium iodide. So, potassium iodide एक रेडियो प्रोटेक्टिव सबस्टेंस है जो कि बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर को मिटिगेट करता है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, What is the purpose of an angiogram in radiology? रेडियोलॉजी में एंजियोग्राम का पर्पस क्या होता है? तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। विजुअलाइजिंग ब्लड वेसल्स, इमेजिंग द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, एग्जामाइनिंग द यूरिनरी सिस्टम, एसेसिंग बोन डेंसिटी। तो अगर हम एंजियोग्राम की बात करेंगे तो इसका वर्ड हम देखेंगे, एंजियो मीन्स द वेसल एंड ग्राम मीन्स द रेडियोग्राफ या रेडियोग्राफिक फिल्म। सो जो यहाँ पे रेडियोग्राफिक फिल्म होती हैं वो ब्लड वेसल्स की हमें ऑब्टेन होती हैं। सो दिस एंजियोग्राम इन रेडियोलॉजी इट इज यूज्ड टू विजुअलाइज द ब्लड वेसल्स। क्लियरली इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विजुअलाइजिंग द ब्लड वेसल्स। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? What does the term goniometer refer to in the context of X-ray equipment? अगर हम context of X-ray equipment से देखेंगे गोनियोमीटर टर्म का क्या मतलब है, तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। A tool for aligning the X-ray tube and image receptor, a device for measuring the radiation dose, and instrument for collimation, a component for beam filtration। तो अगर हम गोनियोमीटर की बात करेंगे, गोनियोमीटर एक टूल होता है, डिवाइस होता है जो कि एक्सरे ट्यूब और इमेज रिसेप्टर को अलाइन करने में हेल्प करता है। सो its right answer is option number A, that is a tool for aligning the X-ray tube and image receptor. Now let's move to question number 4. Question number 4 क्या है? What is the purpose of a densitometer in quality assurance for screen film radiography? तो अगर हम स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी की बात करेंगे, डेंसिटोमीटर का क्या पर्पस होता है क्वालिटी एश्योरेंस में? तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। टू इवैल्यूएट द फिल्म डेंसिटी, टू डिटरमाइन द पेशेंट एक्सपोजर, टू एसेस स्क्रीन रेजोल्यूशन, टू मेजर द एक्सरे ट्यूब आउटपुट। सो जो डेंसिटोमीटर होता है इन क्वालिटी एश्योरेंस फॉर द स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी, इसका पर्पस होता है टू इवैल्यूएट द फिल्म डेंसिटी। सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Now let's move to question number 5. Question number 5 क्या है? What is the purpose of a lead backing in X-ray films? X-ray films में lead backing का क्या पर्पस होता है? ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। To enhance the contrast of the images, to protect the films from radiation exposure, to improve the storage conditions of the films, to increase the resolving power of the films. So जो एक्सरे फिल्म्स में लेड बैकिंग का रोल होता है, पर्पस होता है, इट इज जस्ट टू प्रोटेक्ट द फिल्म्स फ्रॉम रेडिएशन एक्सपोजर। सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टू प्रोटेक्ट द फिल्म्स फ्रॉम रेडिएशन एक्सपोजर। Now let's move to question number 6. Question number 6 is, why is precise patient immobilization
क्रूशल इन रेडियोथेरेपी। अगर हम रेडियोथेरेपी की बात करेंगे तो रेडियोथेरेपी में पेशेंट इमोबिलाइजेशन क्यों क्रूशल हैं? तो ऑप्शन इस देखते हैं क्या क्या है। टू रिड्यूस द ट्रीटमेंट टाइम, टू इम्प्रूव पेशेंट कंफर्ट, टू मिनिमाइज नॉर्मल टिश्यू एक्सपोजर, टू मैक्सिमाइज नॉर्मल टिश्यू एक्सपोजर। सो जो रेडियोथेरेपी में हम प्रिसाइज पेशेंट इमोबिलाइजेशन करते हैं, सो इट्स रोल इज टू मिनिमाइज द नॉर्मल टिश्यू exposure. So its right answer is option number C, that is to minimize the normal tissue exposure. Now let's move to question number 7. Question number 7 is, why is informed consent necessary before a medical procedure? तो informed consent क्यों ज़रूरी होती है एक मेडिकल प्रोसीजर करने से पहले? तो ऑप्शन इस देखते हैं क्या क्या है। To expedite the procedure without delays, it is a formality without practical significance, to ensure the patient is aware of the procedure and its risks, to transfer liability to the patient. तो अगर हम इन्फॉर्मड कंसेंट की बात करेंगे, ये बहुत ही ज़रूरी होती हैं एक मेडिकल प्रोसीजर से पहले। तो इसका रोल क्या है, ये क्यों ज़रूरी होती हैं? तो इसका जो रोल होता है वो यही होता है ताकि जो पेशेंट हैं वो अवेयर हो जाए प्रोसीजर से और इसकी रिस्क से। सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टू एंश्योर द पेशेंट इज अवेयर ऑफ द प्रोसीजर एंड इट्स रिस्क्स। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8 is, which type of personnel is most likely to use personal monitoring devices in a medical facility? तो अगर हम मेडिकल फैसिलिटी की बात करेंगे तो कौन से टाइप ऑफ पर्सनल्स ज़्यादातर यूज़ करते हैं पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेस को? तो ऑप्शन इस देखते हैं क्या क्या है। रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट्स, हाउसकीपिंग स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, मेंटेनेंस स्टाफ। तो जो पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेस होते हैं जैसे टीएलडी होता है या बाकी जो पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेस होते हैं, पॉकेट डोजीमीटर होता है, ओएसएलडी होता है, तो उनको ज़्यादातर यूज़ कौन करता है? क्लियरली इनको रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट ही यूज़ करता है। सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9 is, which hormone is responsible for regulating water reabsorption in the kidneys? इसने कुछ हार्मोन्स दिए हैं और हमें चूज करना है कौन सा हार्मोन ऐसा है जो कि रेस्पॉन्सिबल है वाटर रिएब्जॉर्प्शन को किडनीज में रेगुलेट करने के लिए। तो ऑप्शन इस देखते हैं क्या क्या है। एल्डोस्टेरोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, मेलाटोनिन, इंसुलिन। सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो ये एक ऐसा हार्मोन होता है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इन द किडनीज। एंड यू गाइज मस्ट नो दिस हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैसोप्रेसिन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज vasopressin. Now let's move to question number 10. Question number 10 is, what is the role of adipose tissue in the body? Adipose tissue का क्या रोल होता है बॉडी में? तो ऑप्शन इस देखते हैं क्या क्या है। स्टोरेज ऑफ एनर्जी, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, कंट्रैक्टाइल मूवमेंट्स, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। तो अगर हम एडिपोज टिश्यू का रोल देखेंगे बॉडी में, बेसिकली एडिपोज टिश्यू इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ फैट, विच इन अदर टर्म्स इनडायरेक्टली वी कैन से दैट कि इट्स रोल इज द स्टोरेज ऑफ एनर्जी। सो the correct answer for this question is option number A, that is storage of energy. Now let's move to question number 11. Question number 11 is, what is the purpose of using a grid in radiographic imaging with a digital image receptor? तो एक ग्रिड को यूज करने का क्या पर्पस होता है रेडियोग्राफिक इमेज में एक डिजिटल इमेज रिसेप्टर के साथ? यानी जब हम डिजिटल इमेज रिसेप्टर या हम बोलेंगे कि
एक्सरे कैसेट के साथ ग्रिड यूज करते हैं, तो इसका पर्पस क्या होता है रेडियोग्राफिक इमेजिंग में? तो ऑप्शन इस देखते हैं क्या क्या है। टू इंप्रूव इमेज रेजोल्यूशन, टू रिड्यूस रेडिएशन डोज, टू मिनिमाइज स्कैटर्ड रेडिएशन, टू शेप द एक्सरे बीम। तो जो ग्रिड का काम होता है, ग्रिड का काम यही होता है कि स्कैटर्ड रेडिएशंस को डिक्रीज करे, रिड्यूस करे। सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टू मिनिमाइज द स्कैटर्ड रेडिएशन। Now let's move to question number 12. Question number 12 is, what is the purpose of shim coils in MRI instrumentation? MRI instrumentation में shim coils का क्या रोल होता है? तो ऑप्शन इस देखते हैं क्या क्या है। Enhance spatial encoding, generate the main magnetic field, produce gradient magnetic fields, improve होमोजेनिटी ऑफ द मैन मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम एमआरआई इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करेंगे, 3 टाइप की कॉइल्स यहाँ पे यूज होती हैं, जैसे शिम कॉइल्स, ग्रेडियंट कॉइल्स और रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल्स। तो जो शिम कॉइल्स होती हैं वो क्या काम करती हैं, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यानी मैन मैग्नेटिक फील्ड को क्या करती हैं, वो उसको होमोजीनियस बनाती हैं, यूनिफॉर्म बनाती हैं। सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज टू इंप्रूव द होमोजेनिटी ऑफ द मैन मैग्नेटिक फील्ड। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 is, which type of immobilization device is commonly used for head and neck radiotherapy? इसने कुछ इमोबिलाइजेशन डिवाइसेस दिए हैं और हमें बताना है कि कौन सा हम ज्यादातर यूज करते हैं हेड और नेक रेडियोथेरेपी में। तो ऑप्शन इस देखते हैं क्या क्या है। बाइट ब्लॉक, थर्मोप्लास्टिक मास्क, बॉडी कास्ट, नी सपोर्ट। सो जो हेड और नेक रेडियोथेरेपी होती हैं उसमें पेशेंट को एक इमोबिलाइजेशन डिवाइस यूज करना होता है, मतलब जो कि हम कॉमनली यूज करते हैं, दैट इज द थर्मोप्लास्टिक मास्क। थर्मोप्लास्टिक मास्क, तो ये याद रखना। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 इज, इन पेट इमेजिंग व्हाट डज द स्टैंडर्डाइज्ड अपटेक वैल्यू SUV मेजर? अगर हम पेट इमेजिंग में देखेंगे तो जो स्टैंडर्डाइज्ड अपटेक वैल्यू यानी SUV वैल्यू होता है वो क्या मेजर करता है? तो आपने पेट इमेजिंग पढ़ी होगी। जो स्टैंडर्ड अपटेक वैल्यू होता है, इट मेजर्स द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। क्या करता है? ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को करता है ये मेजर, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। तो ऑप्शन इस देखते हैं क्या क्या है। ब्लड प्रेशर, मैग्नेटिक रेजोनेंस, glucose metabolism, tissue density. So its right answer is option number 3, that is glucose metabolism. Now let's move to question number 15. Question number 15 क्या है? How does multi-slice CT differ from single slice CT in terms of image acquisition? मल्टी स्लाइस सीटी सिंगल स्लाइस सीटी से डिफर करता है, इनमें डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ इमेज एक्विजिशन। बट हाउ, आपको बताना है कि इनमें कैसे डिफरेंस होती है इमेज एक्विजिशन में। तो ऑप्शन इस देखते हैं क्या क्या है। सिंगल स्लाइस सीटी हैज फास्टर इमेज रिकॉन्स्ट्रक्शन टाइम्स। मल्टी स्लाइस सीटी एक्वायर्स इमेजेस इन 3 dimensions simultaneously. Single slice CT produces thinner slices with higher resolution. Multi-slice CT captures slices in a single rotation. Its right answer is option number D, that is multi-slice CT captures multiple slices in a single rotation. Guys, this was the part first of SSB ASI Radiographer Recruitment Examination 2024. I hope guys you enjoyed this video lecture. Soon I will be back with the part 2 of Sashastra Seema Bal ASI Radiographer Recruitment Examination 2024. Thank you.